वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर जाने वाले हैं, जहां पर हम लोग ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो नया कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो किस तरह से डिजाइन किया जा रहा था। तो मैं 100% कम्युनिकेशन नेटवर्क नया नहीं बताऊंगा एकदम से। आज मैं थोड़ा टुकड़ों में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आपको पहले दिन हमने जब डिस्कस किया था तो उस समय आप लोगों को ये बताया था कि जो टेलीकॉम होता है उसी का मॉडिफिकेशन, जो नाम है वो इंटरनेट है, कह सकते हो आप। ठीक है, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कह सकते हो। जो टेलीफोन का लाइन था उसको आज हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके लिए मैं छोटी सी बात एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाई करता था, जब इंजीनियरिंग की, तो उस दौरान हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे थे, हम लोग उनको, या वो और भी दूसरे स्ट्रीम के जो बच्चे थे, उनको हम लोग ऐसे देखते थे जैसे हमारा उसका कोई रिलेशन ही नहीं हो। ठीक है ना। कंप्यूटर वाले, उस टाइम पे हमारे टाइम में एक व्हाइट रंग का कंप्यूटर आया करता था, बहुत ही भारी भरकम होता था। ठीक है ना। मैंने उस समय हमारे जो साथ के लोग काम करते थे, विंडोज 3.11 मुझे याद है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि 95, 98 इस तरह का विंडोज का वर्जन माइग्रेट हुआ था। ठीक है, तो ये उस समय की बात है। तो हमें बड़ा, हम लोग मजाक उड़ाते रहते थे कंप्यूटर वालों का, देखो क्या कर रहे हैं, डब्बे में कंप्यूटर में खुटर फटर करते रहते हैं। कंप्यूटर वाले हमें सर्किट बोलते थे, ये सर्किट वाले हैं, इनसे दूर रहो। ठीक है ना। या टेलीफोन वाले हैं, बस हाय हाय हेलो हेलो करते रहते हैं ये। ठीक है। तो हमें कभी इस बात की बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आने वाला समय दोनों ब्रांचों के लिए बहुत सरप्राइज होने वाला है। और जैसे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के करीब था तो एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई थी, आईटी ब्रांच। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टेलीकॉम का ही नया स्वरूप आईटी है, जो कि हम आज आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो मेरी पोस्टिंग आफ्टर फील्ड ट्रेनिंग, आफ्टर कुछ जगह काम करने के बाद, जो एक्चुअल में रियल जो मेरी पोस्टिंग की गई वो बागपत जिले में करी गई। ट्रांसमिशन फील्ड में किया गया था मुझे। और उस समय सिर्फ समय बदलता है, समय का पहिया बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन इतिहास किसी न किसी रूप में अपने आप को दोहराता है। तो उस समय जैसे आज अमित शाह और हमारे मोदी जी की जोड़ी हुआ करती थी, वैसे ही उस समय जो जोड़ी होती थी आपकी, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, वो जोड़ी हुआ करती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय बड़े ही एक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने भी देश में इंटरनेट लाने के लिए काफी कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि हम, जो मेरी पहली तनख्वाह थी, हम लोग मैनुअली पैसा लेते थे। जब महीने का 30 तारीख आया ना, हम लोग एक लाइन में खड़े हो गए। हमारा जो कैशियर था, जो अकाउंट ऑफिसर थे, वो बैंकों में बड़े बड़े बॉक्स में पैसे भर के लाया करते थे और हम लोग को गिन के दिया करते थे। तो आज हम लोग कहते थे आज पहली तारीख है, आज हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तनख्वाह लेंगे आज। बढ़िया सा दिन होता। समय बदला, फिर हमारी तनख्वाह बहुत जल्दी ही अकाउंट में, बैंकों में आने लगे। और बैंक में भी हम चेक के द्वारा पैसे निकाला करते थे, लाइन में खड़े होकर निकाला करते थे। उसके बाद का जो रोल शुरू हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहा, जब उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि देश के अंदर पहली बार ये जो ट्रांजैक्शन का काम है ये ऑनलाइन किया जाएगा। और एलआईसी के जितने भी ऑफिस हैं, करीब 21 ऑफिस थे पूरे बागपत जिले के अंदर, विभिन्न विभिन्न लोकेशन पे जहां पैसे जमा किए जाते थे। तो उन्होंने कहा इन 21 जगह का जो पैसा है मेरठ के कंप्यूटर में जमा होगा और इसी काउंटर से जमा किया जा सकेगा। अब आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया और इस काम के लिए उन्होंने 15 दिन का समय दिया। 15 दिन के बाद उद्घाटन करा जाएगा और कुछ इंजीनियरों को सेलेक्ट किया गया और अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं भी था। तो 5 लोगों का सिलेक्शन किया गया। एक आईएएस थे, एक आईटीएस थे, 2 इंजीनियर थे और एक आपका अकाउंट साइड का बंदा था। तो डेफिनेटली हम सब इंजीनियर, जो आईएएस था वो तो नॉन टेक्निकल था, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ था, क्या डिप्लोमा होल्डर का था, वो सारे के सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन थे। बीएसएनएल कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं करता था 2000 के आसपास ना। बहुत, बीएसएनएल तो बहुत सारी कंपनी थी जो कंप्यूटर साइंस की भर्ती करती ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट नहीं था।
तो डेफिनेटली फिर भी हमसे पूछा गया कि क्या आप लोग एक काम दिया गया है तो आप लोग कंफर्टेबल होंगे, आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि इस काम से हमें देश के अंदर एक बड़ा नाम मिलने वाला है। ठीक है, तो हम सबने हाँ कह दिया। फिर हमने फिर पूछा उन्होंने कि उस समय जो हमारे जीएम थे, महाप्रबंधक अ, सत्यपाल जी, आईटीएस थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर की जानकारी है, क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूं, तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर भी मैं पूछता हूँ। हमने पांचों ने कहा नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं सर कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कहा कोई बात नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन्होंने हमें 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 2 दिन लोकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। जेड करियर एकेडमी एक उस समय बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का संस्था हुआ करती थी। तो दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस के अंदर उसका सेंटर था, तो हमें वहां भेजा गया। पहले दिन था और सारे मीडिया को मालूम था कि ये जो लोग हैं देश के अंदर एक इंटरनेट की व्यवस्था देने जा रहे हैं और ऑनलाइन व्यवस्था देंगे। तो ये तो हम लोग बड़ा फोटो सोटो मीडिया बहुत सारी चीजें, इवेंट इवेंट चाहिए, उस समय टीवी चैनल भी लिमिटेड होते थे, तो सब लोगों ने हमारा फोटो लिया। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि देखो भाई हमारा नाम आ रहा है, बहुत सारा हम लोग नाम कमाएंगे। तो पहले दिन अच्छा लगा, फिर गए जो ट्रेनर था उसने पूछा कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर आता है, तो हम लोगों ने सभी ने कहा नहीं आता जी। कहा कोई बात नहीं, आज हम आपको कंप्यूटर सिखाएंगे। उन्होंने तो आपको सोच सुन के हैरानी होगी, क्या सिखाया? हाउ टू कंप्यूटर ऑन, हाउ टू कंप्यूटर शट डाउन, ये पहले दिन सिखाया। चलो पहला दिन था, निकल गया, रात में हम लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन फिर से वही शुरू हो गया, मेक ए डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, कैलेंडर, न जाने क्या क्या इस तरह चीजें बताने लगा वो। तो हम लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि हमारा सबसे पहला टेंशन ये था कि हमें अपॉइंटमेंट किया गया था कि आप इस बात की ट्रेनिंग लेंगे कि पैसे यहाँ जमा होगा और उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी इंफॉर्मेशन जो दूसरे एंड पे कंप्यूटर है उस पे आपको बताया जाएगा, ये उन्होंने वो बताया। तो हम लोग टेंशन में, इससे पैसे कैसे जमा होगा, बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये उठा। शाम को फिर हमारे जो सेक्रेटरी थे और जनरल मैनेजर थे उन्होंने पूछा कि आज आपकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो हम सबके चेहरे थोड़े से डाउन थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। तो हमने कहा भाई सर वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा सा इससे बात नहीं बनने वाली, कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। खैर हमें मालूम है, इसीलिए हमने एक यूएस से एक इंजीनियर बुलाया, स्टीफन ब्राउन। काफी पॉपुलर वो है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मेटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स है इनकी, और कंप्यूटर फॉरेंसिक की बुक भी बनाई इन्होंने। बीएसडीएल कोड के बहुत ही एक्सपर्ट मर्दन था इंटरनेट के मामले में, तो उनको बुलाया गया था। तो वो उन्होंने हमारे पास में आए। आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना सारे लोग, इनका नाम सुना है स्टीफन ब्राउन का नाम? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स भी शायद मार्केट में आती है बीएसडीएल की। आर यू अवेयर ऑफ एनी, कोई है अवेयर इससे? यस या नो? ओके थैंक यू, भास्कर को मालूम है। चलिए, तो वो आए, उन्होंने जो चीज सिखाई वो आज तक हमारे दिमाग में सेट है। और जिस तरीके से बताया उसी तरीके से हम लोगों ने अपने पढ़ाई करने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप, सेम सवाल पूछा कि क्या आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं, हमने सबने कहा सर हम नहीं जानते। मैं कोई बात नहीं, इंटरनेट इज नथिंग। उन्होंने कहा 5 कंप्यूटर मंगाए। उन्होंने 2 कंप्यूटर सामने रखे, एक कंप्यूटर एक है, एक दूसरा कंप्यूटर उन्होंने सामने रखा, 2 कंप्यूटर उन्होंने फ्रंट में रखा, और इन दोनों कंप्यूटरों को उन्होंने आपस में जोड़ा। आज के जमाने में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि आज यूएसबी पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट हैं। पहले कंप्यूटर में कोई ऐसा पोर्ट नहीं होता था कि 2 कंप्यूटर आपस में जोड़े जा सके। उन्होंने जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नया पोर्ट लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया काम पोर्ट। काम पोर्ट बोला, जिसको हम लोग टेक्निकली भाषा में RS-232 भी कहते हैं। ये उन्होंने लगाया और इसको जोड़ के सिखाया कि कैसे जोड़ा जाता है, और बहुत ही आसान है, पूरा टाइम लगा इसको बताने में। जोड़ने के बाद उन्होंने कहा अब समझो, जब हम 2 कंप्यूटर जोड़ लेंगे, जो उनकी बात है, आज के दिन आपका ऐसा हो सकता है नया हो, जोड़ने बाद जब 2 कंप्यूटर जोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि एक कंप्यूटर जोड़ने के जैसे जोड़ा, तो अब आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के अंदर जाकर पहला काम कर सकते हैं, 2C, देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर क्या है। दूसरा काम उन्होंने बताया
कि आपके पास कोई अच्छी सी चीज पड़ी है तो इसको उठाकर आप इस कंप्यूटर में दे सकते हैं, टू गिव। और तीसरा काम उन्होंने बताया, इस कंप्यूटर में कोई चीज पड़ी है, इसको उठाकर आप इस कंप्यूटर में ला सकते हो, टू टेक। कह रहे हैं इसी का तो मतलब इंटरनेट है। इंटरनेट इज नथिंग, वेरी सिंपल। दो कंप्यूटरों को जोड़ा और कहा कि बस आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकते देखना है, उस कंप्यूटर में कोई चीज है तो उस कंप्यूटर को आप ला सकते हो और आपके पास कोई चीज बड़ी दे, इसी को कहा इंटरनेट है। जब आप देखने का काम कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेट सर्फिंग। आप कोई चीज लेके आ रहे हो तो उसको बोलेंगे डाउनलोड। आप कोई चीज भेज रहे हो उसको बोलेंगे अपलोड। एक सेकंड में हमें समझ में आ गया इंटरनेट क्या है। इसी दिस इज इंटरनेट, ये है इंटरनेट। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा, पूरे दिन हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी, डिफरेंट कंप्यूटर में किया है, ठीक है। और रात को फिर एक टेंशन हमारे सभी के दिमाग में आ गई। क्या टेंशन आ गई यार, एक बड़ौद में कंप्यूटर है, एक बागपत में कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर जो LIC ऑफिस है वो मेरठ मेरठ में है, जो 60 किलोमीटर दूर है। बागपत, बड़ौद या यहाँ के जो कंप्यूटर है उनमें पैसा जमा हो और इसकी कनेक्टिविटी वहां तक हो। कहाँ तक? मेरठ के कंप्यूटर में हो। तो यहाँ से वहां तक की जो दूरी है वो करीब मोर देन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से ज्यादा है। यार इतना केबल लंबा डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें इस काम को सिर्फ 12 दिन के अंदर खत्म करना है। 2 दिन पहले निकल जा, 3 दिन भी जा चुके। ये तो बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो गया। पूरी रात हम लोग समझ नहीं पाए कैसे करें। अगले दिन फिर ट्रेनर, फिर वही ब्राउन साहब आए, फिर मिले, कहे कि कैसा रहा। हमने कहा, वो कहा बहुत अच्छे रहे। हम लोग ने कहा बहुत अच्छा रहा सर, बस एक सवाल पूछनी है। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, सवाल पूछने के लिए है। हमने कहा सर एक चीज बताइए कि हम एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन रिमोटली है, तो मैं अगर यहाँ से वहां भेजूं तो इतनी दूर केबल बिछाने में 60 किलोमीटर बहुत ज्यादा समय लगेगा सर, वो कैसे संभव होगा? मेरे इन सवालों को सुनने के बाद हंसने लगे, कह रहे हैं आपको केबल नहीं बिछानी है, ऑलरेडी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं। आपको क्या करना है, टेलीफोन लाइन की जगह पे सिर्फ आपको कंप्यूटर लगाना है, लाइन वही है। तब हमारा दिमाग काम कर गया और उस टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्पेशल टाइप का उस समय इन्होंने मॉडेम मंगाया था और कंप्यूटर में जोड़कर दिखाया। और उस मॉडेम को उस टाइम हम लोग बोलते थे 56K मॉडेम, डायल अप मॉडेम बोलते थे। और वो दिन है जब हम लोगों ने इंटरनेट की शुरुआत करी और एक आज का दिन है, आप इंटरनेट के किस ऊंचाइयों तक पहुंच गए इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो इंटरनेट का डेवलपमेंट और हम लोग बहुत अवार्ड गए, इसीलिए इसी उस काम का पहला नतीजा था कि मुझे LTTC में काम करने का मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल काम किया था, अच्छा एक्सपीरियंस किया था। इस काम को हम लोगों ने करके दिखाया। और सन 2000 इसी काम का जो मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिला सन 2005 में, 4 साल बाद ब्रॉडबैंड सेवा चालू करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ब्रॉडबैंड सेवा चालू किया तब BSNL ने ब्रॉडबैंड सेवा चालू, इसके बारे में भी हम और बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो टेलीफोन लाइन थी उसी को हम कंप्यूटर कुछ डिवाइसों की मदद से लगा दिया। तो उसके लिए कोई अलग लाइन नहीं है, इंटरनेट लाइन टेलीफोन लाइन पे ही हमने किया। पहले टेलीफोन में हम केवल बात करते थे, अब हम लोग कुछ नया काम करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज शुरुआत ऐसे हुई। दूसरी चीज आप लोग एक चीज और बताएं, इसमें पहले मैं ये चीजें मैंने एक PPT के माध्यम में, PPT हम आपको शेयर करेंगे। इसमें मैंने बहुत इस क्लियर शब्दों में रिपीट किया है कि ट्रेडिशनल या ओल्ड नेटवर्क था, उसमें हम लोग केवल बातें करते थे। समय बदला तो उसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसे आप कह सकते हो फैक्स, SMS, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें ऐड करी, ठीक है ना। एक बीच में पेजर सेवा भी आई थी, आपको याद होगा। पेजर सेवा का नाम आप लोगों ने सुना? पेजर सेवा किसी ने देखा है, आपके नोटिस में है? यस सर। हाँ, सुना है सर बस। सिर्फ टेक्स्ट कर सकते थे। हाँ, यस, टेक्स्ट मैसेज किया गया। तो ये सब चीजें उसी टेलीफोन लाइन पे कल टेक्स्ट भेजा। ये चीजें पहले लाइन एक थी, लेकिन करने का तरीका, जैसे कंप्यूटर लगा देते थे तो हम टेलीफोन नहीं कर पाते थे, टेलीफोन लगा तो कंप्यूटर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ब्रॉडबैंड आया तो हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर पाए और समय बदला, ठीक है। तो वही चीज है। तो फिर अभी का जो नेटवर्क है उसको लाइन वही है, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें अब सारी चीजें कर पा रहे हैं, इसको डेटा नेटवर्क। अगर कहा जाए कि पुराने नेटवर्क और नया नेटवर्क में डिफरेंस क्या है, तो सिंपली आप कहोगे कि सब चीज एक है, सिर्फ नाम का हेरा फेरी हुआ है, जो मैंने यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। पहले टेलीफोन लाइन, अब हम बोलते हैं डेटा नेटवर्क, ठीक है।
ये प्रैक्टिकल मैनर में। और इसमें मैंने दो शब्द लिखे हैं, NIB 1 और NIB 2। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 और NIB का 2 का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। तो NIB 1 जो है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन जो 1 है, वो जो पुरानी टेलीफोन लाइन पे हमने जो इंटरनेट दिया वो आपका NIB 1 कहलाया। उसके बाद समय बदला, आज की डेट में हम सब लोग नया इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो पुरानी लाइन पे संभव नहीं था कि हम आज के वाला इंटरनेट यूज कर सकें। तो एक पर्सन थे सैम पेट्रोडा। आप सभी लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है, हाँ या ना? आर यू अवेयर अबाउट सैम पेट्रोडा जी? यस या नो? नहीं सुना है। ओके, देखिए ये हमारे जो इंसान लोग होते हैं ना, ये इंसान की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जिंदा आदमी को पूछता नहीं है। ठीक है, जिंदा आदमी है क्योंकि ये जीवित है, आज भी जीवित है, तो जिंदे आदमी का कोई पूछ नहीं होती है। ठीक है, सन 1984 में ये उड़ीसा में पैदा हुए थे और अमेरिका में जाकर सन 1980 से लेकर 1984 तक अमेरिका में इतना बड़ा नाम था टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के लिए कि पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट इनके ऊपर सलाम ठोकती थी। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका विजिट के गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि जितना नाम आपने अमेरिका में लोगों को मदद की है, अपने देश में आइए, हमारे देश में भी टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। तो इंदिरा गांधी ने इनको बताया, बोला, और आपको एक चीज और दिखाऊंगा। सैम पेट्रोडा, ये आपकी इनकी शक्ल पहले दिखा देता हूँ, ये है सैम पेट्रोडा जी। इनको एक उपाधि दी गई है फादर ऑफ टेलीकॉम। कल को अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम, तो आप क्या बोलेंगे? एक पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, ये ठीक है, ये है सैम पेट्रोडा जी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी ने बुलाया 1984 में, इंडिया आए। जब इंडिया आए तो इंदिरा गांधी का मर्डर हो चुका था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी से लेकर आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, इंडियन टेक्निकल टेलीकॉम एडवाइजर मिस्टर सैम पेट्रोडा है। आज भी आप सोच लीजिए, सारे प्रधानमंत्री जब बदलते गए, टेलीकॉम एडवाइजर आपके यही रहे, हमेशा रहे, और पैसे नहीं लेते ही सबसे बड़ी बात है। भाई आप जो कुछ भी देख रहे हो इंडिया के अंदर, इसीलिए इनको एक संज्ञा दी गई, फादर ऑफ टेलीकॉम, इंडियन फादर ऑफ टेलीकॉम बोला जाता है इनको। नंबर 2, इंडिया में जो भी इंटरनेट या कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ उसकी भी पूरे जिम्मेदार रही है। तो ये अपने आप में बड़ी पर्सनालिटी, आप सोच सकते हो। फिर भी पब्लिक में मैंने पूछा कि आप जानते हैं, तो हो सकता है कि आपको पहली बार नाम सुना हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मैंने कहा ना, जिन जीवित व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती है, तो वही बात है। अब मैंने इनकी, अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो ये सभी प्रधानमंत्रियों के साथ इनको आपको मिलेंगे। एक्चुअली इसमें गूगल में सर्च करें, एक्चुअली इसमें तो दिखाता हूँ, ज्यादा दिखेगा। इसके अंदर हम सर्च करते हैं सैम पेट्रोडा। यस, इसके अंदर आप पाएंगे इनको, या यस, तो ये इनके इनकी फोटो सभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा डेट हो गए। और ये बहुत बड़े मतलब है, देखिए पुरानी एक राजीव गांधी के साथ भी फोटो आ गई है, इनकी बहुत यंगेस्ट पिक्चर्स हैं ये अपनी, और अमेरिका में जब थे ये तब की पिक्चर्स है, ये इंदिरा गांधी के साथ भी होगी ये सारे। तो ये मतलब इनकी जो जो कह देते हैं सो ही होता है। राजीव गांधी के साथ इनको लाए थे पूरी अपनी। तो ये मतलब वो राजनीतिक प्रेरित नहीं है, ना ही किसी टीवी चैनल पे आते हैं, ना कुछ आते हैं, बट अपना काम करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना। मोदी साहब भी देखिए, इनके साथ भी इनकी सारी चीजें हैं कि आपस में, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हम कहीं मंच पे खड़े हो गए और हम हल्ला मचा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने डोवेल का नाम सुना है ना, डोवेल जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के पावरफुल अभी माने जाते हैं, उसी तरह टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के हथियार में यही है पूरे आपके। ठीक है, तो चलिए आपको एक नई चीज मिली। तो सैम पेट्रोडा जी ने कहा सन 2000 उसमें कि 2005 में, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि सर आप अगर ये चाहते हो कि सभी लोग इंटरनेट सबके हाथों में, मोबाइलों में पहुंच जाए और आज की व्यवस्था में, तो आपको एक पुरानी लाइन को हटाना पड़ेगा। पुरानी लाइन कौन? जिस टेलीफोन लाइन पे ही मैंने इंटरनेट दिया था। तो उन्होंने एक नई लाइन बगल में पैलर में धीरे धीरे डलवाया, जिसको उन्होंने NIB 2 दिया। कहा जाए तो आज की डेट में
लगभग 99% जो लाइन है अब वो नई लाइन पे है NIV2 में, कंपनी चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन है। दूसरा टेलीफोन नंबर, जिसको द न्यू वर्जन, अब सीधी बात है, जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दो मशीनें आपस में बातें करेंगी, मशीनें केवल बाइनरी भाषा समझती है। तो टेलीफोन नंबर कौन डायल करता था? इंसान डायल करते थे, इसीलिए वो डेसिमल था। लेकिन अब देखा जाए तो मेरा कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर आपस में बात कर रहा है, भले ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन दो कंप्यूटर भी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? दोनों कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर, जिसका बाइनरी फॉर्म हम लोग IP एड्रेस कह सकते हैं, ठीक है। तो बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो ठीक है, तीसरी चीज है, पहले कल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, आज बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अभी लास्ट वाला हम कल एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं टेलीफोन नंबर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू रखेंगे, इसको मैं क्लीन करता हूँ। इसमें आप लोगों की अब मदद की जरूरत है। जब तक आप लोग बात करेंगे तो आसानी से और तेजी से हमारा जो आगे कार्यक्रम में भागेगा, नहीं तो फिर वो पेंडिंग ही रह जाएगा। अब इसमें मैं आपके स्क्रीन पे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो आगे खुद लिख कर बताए तो लिख के जरूर बताइए, जो बोल के बताए जरूर बताएं। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले रुक जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पर टेलीफोन नंबर एक लिखता हूँ, +91। कोई एक अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। एनीबडी अनम्यूट? कौन भी अनम्यूट होगा? बी स्मार्ट, जसकरण, पॉसिबल टुडे? टुडे पॉसिबल? यस। यस ठीक है, 2 लोग हैं, चलिए ठीक है, बाकी लोग लिख के जरूर बताएं। मैं आप सभी से एक पहले बात बोलना चाहूंगा, कई चीजें ऐसी होती हैं जब शुरुआत की जाती है तो उसके पीछे ना तो किसी भी तरह का किसी का शैतानी दिमाग काम कर रहा होता है, ना ही कोई खुरापात होती है, ना ही कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो मैंने आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखा है। ये वो टेलीफोन नंबर है जिसमें किसी भी तरह का ना तो कोई करप्शन इन्वॉल्व है, ना ही कोई भी टेक्निकली गड़बड़ हुई है। ये उस समय का टेलीफोन नंबर लिखा है। आप ये कह सकते हो कि आज के जमाने में BSNL का जो लैंडलाइन है वो करप्ट से मुक्त है, वो एक टेलीफोन नंबर है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जसकरण आप बताएं या आकाश, जो भी बताएं, ये जो टेलीफोन नंबर है, इस नंबर को देख के बताइए ये दुनिया के किस कोने में है? आप बता पाएंगे? सर +91 से दिख रहा है इंडिया में। एक दो, या दो ही बताइए, या तो पहले जसकरण बताएं, आपका जसकरण नाम बताओ, आपकी आवाज अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। यस सर +91 लिखा हुआ है तो इंडिया का ही है ये। नो डाउट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि इतनी चीजें आप लोग अवेयर हैं। आपने डेफिनेटली पहली चीज पकड़ी कि ये 91 लिखा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ये आपका 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट का हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कंट्री कोड होता है। नॉर्मली पुराने जमाने में इसको हम लोग ISD कोड कहते थे, ठीक है। इतना आप सभी अवेयर है मेरे, होपफुली कि ऑल आर अवेयर। प्लीज राइट, ओके, Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सवाल, क्या हम इसको बदल सकते हैं? नहीं सर, ये तो फिक्स रहता है हर कंट्री के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल मत सोचो गलत या सही, क्योंकि अभी आप लोग मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपके माइंड में गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, इसको बदल नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। 91, अगर 91 पूरे हम पहली बार जब हम बना रहे थे तो जो था, जो आप चाहते बदल देते, लेकिन एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो बदलना मुश्किल था, ठीक है ना। जैसे कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल की पढ़ाई कर ली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और चौथे साल आके कहो कि चलो नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस के पे पढ़ना है, तो वो चीजें आसान नहीं हो सकती, क्योंकि आपने 3 साल ऑलरेडी अपना खर्च कर चुके हो, सारी मेहनत एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स में कर चुके हो, अब आपके लिए आसान नहीं है। हाँ, एमटेक करेंगे, आगे करेंगे, वो अलग मैटर है, ठीक है। अब आपने ये बताया कि ये पूरी दुनिया में इंडिया में आएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि इंडिया के अंदर ये कहाँ पे? इंडिया तो बहुत बड़ा है सर 120 जो है वो गाजियाबाद का कोड है शायद। ओके। आप अगले 3 डिजिट से आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो है मे बी, जैसे कि आपने सही बताया कि ये जो 120 है, वो जो नेक्स्ट डिजिट है ये एरिया कोड बोलते हैं, और ये भी आपका 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का हो सकता है। ये मेरी तरफ से एडिशन है, ये कहीं 2 डिजिट का होगा, कहीं 3 डिजिट। एरिया कोड जैसे दिल्ली का है $11, मुंबई का 22, चेन्नई का आपका 33, कोलकाता का 44, इस तरह से ये कोडिंग होती है। कहीं पे 3 जगह का कोड होता है, जैसे कि अभी आपने बोला 120, तो डेफिनेटली एक जगह तो आप बिल्कुल सही थे
ये गाजियाबाद का हो सकता है और दूसरी जो है ये नोएडा का हो सकता है। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इंडिया में अब इंडिया का जैसे ये कोड है 91 आप नहीं बदल सकते, उसी तरह से 120 भी आप नहीं बदल सकते, ये फिक्स है। और इसको जो टेक्निकली भाषा में हम लोग एसटीडी कोड भी कहा करते थे और अभी भी जानकारी है, ये भी फिक्स होता था। सारे लोगों को, आपके जो पेरेंट है ना, उनको मालूम होता था कि कोड कहाँ का है। ठीक है, और एक चीज और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिन कोड बाद में आया। पिन कोड पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ दोनों एक ही डिपार्टमेंट होते हैं। जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर टेलीफोन, मेन टेलीफोन था उसी में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो पिन कोड का जो डेवलपमेंट है वो बाय डिफॉल्ट पहले टेलीफोन नंबरों का आया, फिर उसी के आधार पे बनाया गया। ठीक है, यहां तक तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम होता था, एक आम पब्लिक को भी मालूम होता था। जैसा कि अभी आप लोगों से पूछा तो थोड़ा बहुत जो भी था उसके हिसाब से आप लोगों ने बताया कि इतनी आइडिया है, तो इसको भी आप बदल नहीं सकते। इसके बाद का जो नंबर है वो भी एरिया यानी गाजियाबाद और नोएडा दो एक बहुत बड़े जिले हैं। अब इसमें भी कहाँ का होगा, अगले जो 2 डिजिट हैं उसके आधार पे जानकारी मिलती है। जो 227 ये मुझे जानकारी होती है, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको मालूम होता है। ये 2 डिजिट है एरिया के अंदर, सब एरिया कोड, पर्टिकुलर एरिया का कोड। ठीक है ना, तो ये सब एरिया कोड हो गया। ये राजनगर, राजनगर यानी गाजियाबाद में पड़ता है राजनगर। ठीक है, और ये भी फिक्स होता है, इसको भी आप बदल नहीं सकते। जो नेक्स्ट आपका 2 डिजिट है, राजनगर भी काफी बड़ा एरिया है। और आपको चूंकि मैं लैंडलाइन के बारे में बता रहा था, तो लैंडलाइन में हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए। ठीक है, तो राजनगर में कुल मिलाकर 5 टेलीफोन एक्सचेंज है, यानी 15 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा लेंथ मिलाकर पूरा वो है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये किस टेलीफोन एक्सचेंज में, राजनगर में कौन सा एरिया का टेलीफोन एक्सचेंज है, ये आपका एएलटी सेंटर का नंबर है, एएलटी सेंटर के एक्सचेंज का नंबर है। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर देखकर मैं ये बता सकता हूं कि जो टेलीफोन नंबर है 91 से लेकर 55 तक, ये आपका फिक्स पार्ट हो गया। और इसकी वजह से मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ये जो टेलीफोन नंबर है पर्टिकुलर कहाँ पे है। और मैं जो अगला जो 3 डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर है। मैं इसको क्लियर करता हूं सिंपली। कोई भी टेलीफोन नंबर दुनिया का 2 भागों में बटेगा। एक पार्ट जो इस तरह से डिजाइन किया गया, कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड, पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज, ये फिक्स है। ठीक है, अब वहां तक टेलीफोन एक्सचेंज में जो बचे 3 सीरियल 3 नंबर के बचे वो टेलीफोन नंबर के होते थे। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करके दोबारा से लिखता हूं, 12027 मैं अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझ में रहे। और लास्ट का जो डिजिट है इसको मैं 3 टाइम्स से ऐड कर देता हूं कि कुछ भी पहला कस्टमर आए तो आप बताएं, आकाश या जो भी अनम्यूट होना चाहे, अगर पहला कस्टमर आए तो उसको क्या टेलीफोन नंबर दोगे? सर +9 अगर वो इंडिया का होगा तो उसको +9 देंगे। यहीं पे अब इसी की बात कर रहा हूं, इस टेलीफोन एक्सचेंज में आ जाए तो क्या दोगे? अब ये सर टेलीफोन इंडिया का एसटीडी कोड देंगे +91। नहीं, कंफ्यूज हो गए फिर से। हाँ, सर यस, कंट्री, सर पहले तो मैं कंट्री का मतलब +91 का होगा, फिर मैं एरिया कोड मतलब कौन से स्टेट से ये तो फिक्स ही है। अगर कोई एएलटी सेंटर में आ जाए, आप अगर एएलटी सेंटर में चले गए, एएलटी सेंटर में जितने लोग होंगे ये चीज तो फिक्स ही रहेगी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होना। सर उसको सीरियल नंबर देंगे जो उसका। यस यस यस, 000 पहला कस्टमर 000, दूसरा कस्टमर आएगा तो क्या दोगे? 001, तीसरा कस्टमर आएगा 002 और लास्ट कस्टमर आएगा तो कितना दोगे? 999। नाउ आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कितने कस्टमर को नंबर दे सकते हो इस टेलीफोन एक्सचेंज से? 1000। बिल्कुल, कंफ्यूज मत, मैं इसलिए पढ़ो, छोटी चीज है लेकिन दैट आप 1000 कस्टमर को ले। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि 1000 से ज्यादा हो तो, क्योंकि इसी एलटी सेंटर में 1000 से ज्यादा लोग भी काम करते थे। ठीक है, सर फिर तो स्टार्टिंग से करेंगे फिर। ना यहाँ तक रहे, ये तो बदल ही नहीं सकते ना आप। यहाँ पे एक लेवल और बना है, बीएस एलटी सेंटर के अंदर एक लेवल और 228 भी है। समझ में आ गई? +91 120
2728, फिर नंबर समझ में आ गया। तो नंबर देखकर मैं बता सकता हूं कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में है और किस टेलीफोन एक्सचेंज का भी है। अब नियम बनाया गया है, जो पहला टेलीफोन नंबर है वो किसी कस्टमर को नहीं देते। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर 911202755500 नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, और इसको हम बोलते थे एक्सचेंज आईडी। क्योंकि जैसे आप कॉलेजों में पढ़ते हैं, परीक्षाएं देते हैं, सारे जगह देते हैं, तो आपकी जो पहचान है आपके नाम से नहीं, आपके रोल नंबर से है। आपका नाम हो सकता है कि 2 आकाश हो, 2 अर्पित हो, 2 अर्पिता हो सकता है, लेकिन आपकी पहचान होगी। जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बीएसएनएल में, तो मेरी इंप्लॉयमेंट आदि आईडी अलग है। मैं अगर डॉट में काम करता हूँ, मेरी इंप्लॉयमेंट आईडी अलग है, ठीक है। तो मेरी जहां पे जो काम करते हैं उसमें नहीं। इसी तरह से उस टेलीफोन एक्सचेंज का नाम, अगर अमेरिका वाले को एएलटी सेंटर में जो टेलीफोन है उन लोगों से बात कराना है, तो मेरे एएलटी सेंटर में परमिशन देने के लिए एक्सचेंज आईडी बतानी पड़ेगी। और एक्सचेंज आईडी क्या होता है? फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है, पहली चीज है। उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर है 2755, और लास्ट में बनेगा आपका 999, ठीक है ना। ये भी नंबर किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? आज बहुत अच्छे समय में आप लोग जी रहे हैं। आज आपकी जिंदगी पुराने लोगों की तुलना में कई गुना बेहतर है, बहुत ही शानदार लाइफ है। आज आपको अपने दोस्त का बर्थडे देना हो, किसी का करना हो, या हमारे मोदी साहब हैं, गए ट्विटर पे, मित्रों हैप्पी न्यू ईयर, ट्वीट मार दिया, काम खत्म, सारी दुनिया को पता चल गया मोदी साहब ने ट्वीट मारा है, ये लिखा है, ठीक है ना। क्या पुराने जमाने के लोग, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, क्या लोगों को बर्थडे विश नहीं करते थे? नया साल का विश करते थे। उस समय जो संसाधन मौजूद थे उस हिसाब से करते थे। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भी काफी मन की बातें किया करते थे, वो भी अनाउंसमेंट करते थे। तो वो भी अपनी कोई बात कहनी होती थी तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था आपके पास में टेलीविजन और रेडियो, दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन नंबर। जब हम टेलीफोन उठाता था कोई, तो उसमें उनका अनाउंसमेंट आता था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह का मैसेज टेलीफोन में होता है। जैसे फोन उठाया, अनाउंसमेंट पहले। ये जो अनाउंसमेंट होता है ना, हवा में नहीं होता, ये लास्ट टेलीफोन नंबर पर फिक्स होता है, और ऑटोमेटिकली वो जब भी कोई कस्टमर फोन करने के लिए करता है तो उस पर अनाउंसमेंट सुनाई देता है। समय बदल गया, सॉफ्टवेयर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, जिसकी वजह से ये चीज अपडेट हो गई है आरबीटी में, रिंग बैक टोन में। अभी कोरोना चल रहा था, आप किसी को नंबर मिलाओ, अभी भी आप लोग करते हैं ना, सामने वाला को नंबर मिला तो ये गाना सुनाई दे, इसे बोलते हैं रिंग बैक। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन पहले जो था हम डायल करके नहीं, फोन उठाते सुनाई देते। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ तो गाजियाबाद में जितने भी बहुत सारे जो वीआईपी टेलीफोन नंबर थे, कुछ आम कस्टमर के थे, उन सब में मैंने अनाउंसमेंट डाल दिया था कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, देश की सेवा करें, ठीक है। तो अब जो तो उसी तरह से जो आईडी है एक किसी को दिया नहीं जाता। अब जो टोटल कस्टमर की संख्या कितनी हो जाएगी, आप बताओ कितनी होनी चाहिए इसमें? अब बता, अगर आपने मेरी बात पकड़ ली है। 98। यस 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 यस, पहला और लास्ट देना नहीं है, दोनों का पर्पज ही बता दिया, 998। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा होता है, एक फिक्स भाग, एक कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट से इस बात की जानकारी मिलती है कि यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, और बाकी जो है कस्टमर का सीरियल नंबर है, जिसमें पहला और लास्ट नहीं दिया जाता है। वो फुल्ली इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये होता है, अब तो भाई है तो इंसान ही, गड़बड़ी करना, लालच और दुनिया भर के भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी होती है। एक 2G स्कैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है यस या नो? यस सर। जानकारी है या नहीं ये तो अलग मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वो इतना बड़ा स्कैम था। हुआ क्या था उसमें मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको मैंने लैंडलाइन के बारे में बताया कि पहले लैंडलाइन था, घरों से लेकर एक्सचेंज तक के बीच की दूरी में कॉपर वायर बिछाया जाता था।
सन 1999 में 1999 में गवर्नमेंट ने कहा भाई हर एक आदमी को टेलीफोन दिया जाए, कितना कॉपर वायर डालेंगे, कुछ ऐसा करो ना कि वायरलेस हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा करो कि वो केबल ना बिछाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं टेलीफोन दे सकूं। उन्होंने प्रपोजल, तो उसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाए, ठीक है, ये कस्टमर का टेलीफोन नंबर, इसकी पीपीटी बनी हुई है, मैं टाइम बचाने के लिए इससे बता रहा हूं, और हमने इसको टावर से जोड़ दिया और इसको सेवा का नाम दे दिया WLLCDMA टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया, ठीक है। और ये टावर हमारा नियर बाई जो भी एक्सचेंज था उसके स्विच रूम से जोड़ दिया, बाकी सारे बर्ड। और ये जो कस्टमर का जो मोबाइल था ये सिम बेस नहीं था, ये CDM में फोन बोलते थे, WL फोन बोलते थे, इसमें सिम नहीं पड़ता था बिल्कुल मोबाइल ही। इसका जो नंबर था बिल्कुल लैंडलाइन जैसा था। आगे अगर कोई ये फोन रखता था, मुझे लोग कहते थे वाकी टाकी बोल सकते, तो इसका नंबर होता 120। मेरा भी खुद का एक नंबर था मेरठ का, मैं बता देता हूँ, 27 मेरा जो था 274444, 4 बार मेरा फोन था, ये मेरा मेरठ का नंबर था, ठीक है। ये लैंडलाइन में भी था मोबाइल, ठीक है। तो ये जो नंबर था, अब इस नंबर को जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये जो टेलीफोन नंबर भी हम जो देते थे इतना ही देते थे, और मैं अगर आपसे पूछता ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे है, तो जितनी जानकारी दी उस हिसाब से, और ये 121 था, मेरठ का 121 कोड है, ये जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से आप ये कहते कि ये टेलीफोन नंबर फला जगह मेरठ का है और मेरठ में ही होना, कस्टमर कहाँ होना चाहिए, मेरठ में। लेकिन एक रिलायंस जियो पुराना वाला जो था, रिलायंस एक आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने भी लाइसेंस लिया और हर पब्लिक को बांटा, लो भैया फोन लो, फ्री लो, सेवा लो, सारे लो। लोगों के पास फोन नहीं थे, बांटा उसने, लेकिन क्या गड़बड़ की उसने, इस फोन पे रोमिंग दे दी। यानी बंदे को नंबर मिला रहे होना चाहिए था मेरठ में, बंदा बैठा हुआ मुंबई, बंदा बैठा हुआ है चेन्नई, बंदा बैठा हुआ अंबाला। हो गया घोटाला जब सामने आया कि क्या हुआ भाई, लाइसेंस स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें परमिशन दी गई है 2G स्कैम के नाम पे। अब पब्लिक को तो परेशान नहीं किया जा सकता, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी समय एक टेक्नोलॉजी और आई WCDM में सन 2005 में, और BSNL ने पहली बार 3G सेवा दी, जिसमें एक के साथ एक मोबाइल सेवा भी शुरू की गई थी GSM। इन दोनों को माइग्रेट करके सिंगल बना दिया, ये नंबर खत्म किया गया, और सॉफ्टवेयर मैनर में आपको एक नई आईडी का टेलीफोन नंबर दे दिया गया। अब जो टेलीफोन नंबर थे 949897 लाइक, ये एक अलग है, लेकिन ये रियल टेलीफोन नंबर नहीं, इसके पीछे जब इनकोड करते हैं तो इनकोड बिल्कुल ऐसे ही आता है। इनकोड आज भी वही है जो मैंने आपको बताया। अगर आप कहो कि अब मोबाइल में कैसे पता चलेगा, मोबाइल में अब आप नहीं, आम पब्लिक नहीं बता सकती। आप कस्टमर केयर में फोन करेंगे, वो डालेगा, इसका इनकोड देखेगा, इनकोड से बता पाएगा कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ का है। नहीं तो आप आल गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? यस सर। आप समझ में, आपके अगर दिमाग में आ रहा हो कि मोबाइल नंबर में कैसे ये चीज क्यों नहीं, किस लिए नहीं हो रही, कि एक गड़बड़ हो गई थी, वरना मोबाइल भी पहले प्री डिफाइंड था। 94 प्री डिफाइन किया गया था BSNL के लिए, 98 डिफाइन किया, 9868 डिफाइन किया गया था MTNL के लिए, 9314 डिफाइन किया गया था एयरटेल के। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन गड़बड़ी ऐसी हो गई, इस वजह से इसको किया गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपका एक पार्ट मैंने पूरा किया है नंबरिंग प्लान का, इसका दूसरा पार्ट है IP एड्रेस में कैसे माइग्रेट हुआ, वो हम कल बात करें। आपको आता होगा, किताबी ज्ञान में आता होगा, प्रैक्टिकली कैसे हुआ। तो होपफुली कि आपको टेलीफोन नंबर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप IP एड्रेस। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको अगला जो सेशन हम लोग मंडे में करेंगे उसमें बिना देर किए आप IP एड्रेस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी कोई सवाल या जवाब मन में कुछ भी आ रहा हो तो डेफिनेटली पूछिए। एनी क्वेश्चन? सर ये फोन में जब हम प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप चेक करते हैं तो उसमें GSM, LTE, VoLTE, WCDM ये सारी चीजें होती है, तो यही आप बता रहे थे ना? yes. जो नेटवर्क है, तो ये जो WCDM है ये सब अभी भी चलते हैं सर? यस, ओके सर। इसलिए चलते हैं। आपको मैंने साथ कल एग्जांपल दिया था कि नहीं, अगर आप मान लो प्रियांशु, अभी मैंने साथ आप एक नया लैपटॉप खरीद के ले आए, कल एग्जांपल दिया था ना, किसी को नहीं दिया था? नहीं,
नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। सपोज करो आपका कोई दोस्त है इस ग्रुप में, एनी योर मेट इज सर अवेलेबल क्लासमेट है, सौम्या है सर। है क्लासमेट है सौम्या? यस सर। हाँ तो अभी दोनों अनम्यूट हो जा, तभी तो समझ में आएगा, एक झटके में समझ में आ जाएगा। सौम्या, सौम्या देखो, मान लो प्रियांशु ने एक बहुत बढ़िया 50,000 60,000 का एक लैपटॉप खरीद के ले आए और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आज हमने एक लैपटॉप खरीदा है, बहुत अच्छा, इसमें ये फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक खुरापात है, आपने कहा टीवी खोलो। टीवी खोले तो हमारे मोदी साहब बोल रहे थे कि ये जो प्रियांशु ने लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, दिखा, आप बता रहे हो, प्रियांशु को नहीं पता इस बारे में, ठीक है, कि ये जो लैपटॉप खरीदा है आपके कॉलेज के सभी लोगों को, सौम्या को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, साथ में जो उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जिनके पास ये लैपटॉप नहीं है। तो प्रियांशु तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? खरीदा ही क्यों सर? है? बताई देना खरीदा ही बात। क्यों फिर? यस सर। तो उसी तरह से आप ये कह रहे हो कि जहाँ 2G है 4G है, ये टावर उखाड़ के नहीं फेंके जाएंगे भाई, अपग्रेड किए जाएंगे। यस सर, यस सर। समझ में आ गई ना? और ये नहीं काफी कि डिवाइसेस ऐसी भी तो हैं जो उन्हीं को सपोर्ट करती हैं। हाँ अभी है अभी मार्केट में 5G आज से BSNL लॉन्च करता तो BSNL 4 साल पहले ही दे देता। BSNL, आपको जानकारी के लिए बता दो, BSNL सन 2011 में ही 4G ला दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं गांव में लगाना है, वाईमैक्स के नाम से। हमने गांव में लगाया, गांव में जब मैं देने वही था, मैं गांव में देने गया, वहां प्रधान जी को बोला ये बात है 2011 की। यस ठीक सर। है, मैंने कहा ये देखो, ये पहली बार टीवी पे मोबाइल पे टीवी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। पता है गांव के प्रधान ने मेले को क्या बोला, बागपत बड़ौद का, हम महाड़े को इंटरनेट से क्या करना, हमें तो अपना खेती बाड़ी करनी है, अपने उस लोकल ठेठ भाषा में बोला उसने। यस सर। ठीक है, मैं हैरान था, और सही बात थी, उस समय गांव वालों को इंटरनेट इंपॉर्टेंट थी। अगर वही चीज शहर में लगाई गई होती तो आज हम 6G यहाँ पे लॉन्च कर रहे होते, BSNL 4G नहीं कर रहा होता और 5G नहीं कर रहा होता, 6G की बात चल रही होती। लेकिन हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो आपस में इन सब चीजों को डिले कराते हैं। ठीक है, तो जो आपने टावर देखा, तो जो टावर लगा है तो उस जहाँ पे आपने G देखा, GPRS, कहीं पे E आ रहा होगा, कहीं पे H लिखा आ रहा होगा, कहीं पे LTE लिखा आ रहा होगा, कहीं LTE प्लस आएगा अब। ठीक है ना? तो ये जो भी टावर, जो जिस टावर से जुड़े हो, मैंने आपको बताया ना, मेन लाइन तो सबकी एक ही है, फाइबर, लेकिन आपका बदलाव क्या हो रहा है, टावर से कस्टमर के बीच में। तो जो टावर में जो सिग्नल है, जो भी टावर है 4G का 3G का, वो सिग्नल आ रहा है, वो लोकल में वही सिग्नल आपके मोबाइल पे शो होता है। ठीक है, अगर टावर लगा 3G का, आपके पास भले 4G की सेवा हो और टावर 3G का हो, रिलायंस की भी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, तो आपको 3G का ही स्पीड मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप आडी खरीद लिए, ठीक है ना, आडी तो मालूम है ना, आडी गाड़ी, आडी BMW, ठीक है, और खरीद के, आप कहाँ के हो प्रियांशु, कौन से एरिया के? सर बलिया से हूँ मैं। चंडीगढ़ से? सर बलिया से हूँ, बलिया, बनारस बलिया के से? बगल में। अच्छा ठीक है, मान लो खरीदो, वहां के सब्जी मंडी में चलेगा और कहीं कहूँ लेके चलाओ भाई BMW सब्जी मंडी में, कैसा लगेगा? चलेगा? सर नहीं चलेगी सर। वो तोड़ ताड़ के वो गड़बड़ कर देंगे ना। ठीक है, और फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं? यस सर, यस सर। यमुना एक्सप्रेसवे जब लॉन्च हुआ तो उस पर बोला गया इस पे सारी गाड़ी 200 किलोमीटर के हावर से स्पीड से जा सकती है, और मैं कहूँ कि आप साइकिल लेके यमुना एक्सप्रेसवे पे चलो तो कैसा लगेगा? सर पीछे से कोई ठोक देगा सर। समझ में आ गया ना? तो ये जो चीजें हैं बनाई गई ना, 2G 3G, एरिया वाइज कहाँ पे मुझे 4G का सिग्नल देना है, पुराने चीज को अपडेट करना है कि नहीं करना है। मान लो किसी एरिया में 2 ही कस्टमर है, क्यों देंगे 4G, क्यों पैसा लगाएंगे? इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन किसी भी कहीं गांव में नहीं मिलेगा उनका सिग्नल, वो उस एरिया में लगाते हैं जहां पे गवर्नमेंट। BSNL का ज्यादा पैसा कस्टमर से नहीं आता, ये पेनाल्टी से आता है। ये जो गांव में नहीं लगा ना, जो पेनाल्टी का जो देते कंपनी, वो पेनाल्टी दे के खुश हो जाते हैं, BSNL ले लो पेनाल्टी, तुम ही गांव में चलाओ, हम नहीं चलाएंगे, कस्टमर नहीं लेगा वहां पे। और अगर किसी रिलायंस का BSNL का सिग्नल भी आ रहा होगा ना, तो BSNL के टावर से ही आ रहा है वो भी। ठीक है, तो इसके साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल और सारी चीजें होती हैं जो देख के ही किया जाता है। ठीक है, इस पर और हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी कोई सवाल मन में आ रहा हो? चलो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। मन में रखिए, आपको जो मुझे पढ़ाना है, जो बताना हो, तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन चूंकि मैं अगेन रिपीट, यू आर ऑल आर हियर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, नॉट यहाँ पे कि क्या वो ये
मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है, या उसको टेक्नोलॉजी मुझे मैथमेटिकली या कैलकुलेशन संबंधी कुछ नहीं बताना, हमको सिंपली प्रैक्टिकल मैनर में क्या चीजें चल रही वही मैं आज प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसको आप किताबी ज्ञान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो मुझसे सीखा है, दोनों को मिलाकर एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाइए। वो आपको कॉलेज में रिप्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी अपना माइंड डेवलप करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एंजॉय करें वीकेंड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं यही प्रोजेक्ट भी बनाना है क्या हमें? हाँ, इन्हीं को बनाना, रिपोर्ट टाइप का बनाना है आपको इसमें। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं पीपीटी? जैसे बना, वो आपको आजादी है, आपने क्या किया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, क्या सीखा, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, कई बच्चों का है पुराने, आपको ओके आइडिया सर, लग थैंक यू। जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।